एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर यूनिट 2। हेलो फ्रेंड्स, आपने यूनिट 1 में यानी पिछले यूनिट में आपने पढ़ा था व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस यूनिट की दी हुई एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए इस यूनिट के अंदर हम रिजल्टेंट फोर्स से शुरू करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? आपके सामने एक बहुत बड़ा बक्सा है। यह बक्सा जो है व्हील्स के ऊपर है। आप इसको पुश कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो। बक्सा धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है। माना कि आपने इसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगाया। पीछे से आपका एक दोस्त आता है और वो भी आपके साथ उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है 50 न्यूटन्स। आप देखते हो कि बक्सा थोड़ा और फास्ट मूव करने लगता है। यानी कि आपने कितना फोर्स लगाया? आपने 40 न्यूटन फोर्स लगाया। आपके दोस्त ने कितना फोर्स लगाया? उसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। तो टोटल फोर्स कितना लगा इस बॉक्स के ऊपर? 40 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, यानी कि 90 न्यूटन इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा। तो टोटल फोर्स लगा इस बॉक्स के ऊपर, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस हैवी बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स। चूंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, तो रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने अभी कैलकुलेट किया बाय एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन टू फोर्सेस और इवन मोर फोर्सेस acts on an object in the same direction, the resultant force is calculated by adding the forces. समझ आए बच्चे कि जब भी आप बहुत सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिशन। इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? एक बॉक्स के ऊपर, हैवी बॉक्स है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कितना न्यूटन अप्लाई कर रहे हो? 40 न्यूटन। आपका दोस्त सामने से, उस बॉक्स के सामने से फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो भी अप्लाई कर रहा है 40 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो आप देखेंगे जो आपका हैवी बॉक्स है ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया आपने? 40 न्यूटन आपका था, आपके फ्रेंड का 40 न्यूटन था, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है 40 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, यानी कि 0 न्यूटन। इसका मतलब कि फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या कहलाता है? 0। इससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। इससे रिजल्ट से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। समझ आया? पर आपने एक चीज समझी होगी कि जब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो हमने यहां पर क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। आपने क्या करा? इसी हैवी बॉक्स के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। आपके फ्रेंड ने ऑपोजिट डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो आप क्या देखेंगे? क्या बक्सा चलता है या नहीं चलता? आप देखेंगे बक्सा धीरे धीरे चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? चलिए पहले हम रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं हैवी बॉक्स के ऊपर, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेचुरली
अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्शन करते हो। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया? 50 न्यूटन। आपके फ्रेंड ने कितना फोर्स अप्लाई किया? 40 न्यूटन। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? बिल्कुल सही, आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो 50 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेचुरली रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 10 न्यूटन। इसका मतलब इस 10 न्यूटन ने डेफिनेटली बॉक्स को मूव कराना है। दूसरा क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी? उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी जिस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई किया है। यहां पर आपने फोर्स अप्लाई ज्यादा किया है तो नेचुरली बॉक्स जो होगा, हैवी बॉक्स, वो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। आपने क्या समझा यहां पर? कि जब कोई अनइक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं तो हम रिजल्टेंट फोर्स यहां पर डिफरेंस को कैलकुलेट करते निकालते हैं। इट मीन्स व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट फोर्स इज फाउंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। समझ आया बेटे आपको कि हाउ इजी इज टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स? नंबर 1, वेयर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। नंबर 2, व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए, एक गेम आप जो स्कूल में खेलते हो, टग ओवर। टग ओवर तो आपको जानते होंगे क्या गेम होती है। ग्राउंड पे आपकी टीचर 2 टीम बनाती है, आप एक टीम में शामिल होते हो। दोनों टीम के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं। एक बहुत बड़ा रस्सा आपको दिया जाता है और दोनों टीम ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है और आपका काम क्या होता है? इस रस्सी को खींचने का। गेम खेली ना आपकी, तो आप देखते होंगे कि जब दोनों टीमें रस्सी खींच रही है और अगर रस्सी मूव नहीं कर रही तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि दोनों टीम ने इस रस्सी के ऊपर इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रही है। यानी दोनों टीम इक्वल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींच रही है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस फोर्सेस से। और जब आप टग ओवर खेलते हो और बैलेंस फोर्सेस अप्लाई करते हो तो रोप मूव नहीं करती। अगर आपकी टीम के प्लेयर्स ने और आपने ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स लगाया तो आप क्या देखेंगे कि रोप आपकी तरफ खींच जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि आपने इस गेम को जीत लिया है। जीता क्यों है? क्योंकि जैसे आपने ज्यादा फोर्स लगाया, सामने वाली टीम ने उसको विथस्टैंड नहीं कर पाई, तो रोप जो है आपकी तरफ खींच जाता है और आप इस गेम को जीत जाते हो। यहां पर कौन से फोर्सेस काम कर रही है? यहां ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है बट इक्वल ना हो, ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। सो व्हाट आर अनबैलेंस फोर्सेस? व्हेन 2 or more forces acts in opposite directions but are not equal, such forces are called unbalanced forces. What are they called? Unbalanced forces. तो आपको समझ आया कि बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है। चलिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स के कितने टाइप होते हैं? फोर्स के 2 टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलिए पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? आपके सामने एक कोल्ड स्प्रिंग है, एक साइड को आपने दीवार के साथ हुक कर दिया इसको, और दूसरी साइड से
आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो। जब आप एफर्ट लगाते हो यानी फोर्स लगाते हो स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग खींच जाती है। ये स्प्रिंग खींचती है क्योंकि आपने उस पर एफर्ट लगाया। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्यों? जब तक कि आपका कॉन्टैक्ट उस कॉइल्ड स्प्रिंग के साथ नहीं होता तब तक स्प्रिंग खींचती नहीं है। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स का। सो व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस which act only when objects are in physical contact with each other and bring about changes. कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। आपके सामने एक कार्ड पड़ा हुआ है जो व्हील्स के ऊपर है। अगर आप इसको रस्सी से खींचते हो तो आप क्या देखते हो? ये कार्ड मूव करने लगता है। ये क्यों मूव करता है? बिकॉज आपने क्या लगाया इसके ऊपर? फोर्स लगाया। बट अगर आप कांटेक्ट नहीं होते हैं कार्ड के साथ तो क्या कार्ड अपने आप चलने लगता है? नहीं, क्योंकि आपका कांटेक्ट कार्ड के साथ हुआ, इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ये फोर्स क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप फुटबॉल तो खेलते ही होंगे। फुटबॉल में आप क्या करते हो? फुटबॉल से खेलते हो। फुटबॉल को आप क्या करते हो? किक मारते हो। यहां पर क्या अप्लाई करते हो? फोर्स को अप्लाई करते हो। जब तक कि आप किक नहीं करेंगे क्या फुटबॉल अपने आप चल लगता है? नहीं। इसका मतलब जब तक आपका पैर का कांटेक्ट फुटबॉल के साथ नहीं होता तब तक फुटबॉल मूव नहीं करता। इसका मतलब यहां पर आपका और फुटबॉल का कांटेक्ट होता है और फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप साइकिल चलाते ही होंगे। साइकिल चलाने में आपको पैडलिंग करनी पड़ती है। पैडलिंग करने के बाद ही साइकिल चलती है। यहाँ पर अगर आप पैडल नहीं मारते, यानी आपका कांटेक्ट, आपका पैरों का कांटेक्ट पैडल के साथ नहीं होगा, तो क्या साइकिल चलेगी अपने आप? नहीं। इसका मतलब आपको साइकिल के पैडल के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, तभी फोर्स अप्लाई हो सकता है। इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो हमने कांटेक्ट फोर्स क्या होता है दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस are forces which act only when objects are in physical contact with each other. क्लियर हुआ आपको? कुछ इंपॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ रहे हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। आपके सामने एक बाल्टी रखी हुई है। आपको बाल्टी उठानी है। जब बाल्टी उठाते हो तो आप क्या देखते हो कि बाल्टी उठाते हुए आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। पर ये फोर्स किसने दिया है? इसको आपके मसल्स ने दिया। जो फोर्स आपके मसल्स देती है उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही फुटबॉल का। आप फुटबॉल खेलते हो, किक मारते हो, तो आपका कांटेक्ट फुटबॉल के साथ होता है। बट ये फोर्स कौन अप्लाई करता है? जो हमारे पैरों के मसल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये फोर्स क्या कहलाएगा? मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप साइकिल चलाना चाहते हो। आप साइकिल में पेडलिंग करते हो। आप क्या अप्लाई करते हो? आप फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स कौन देता है? हमारे पैरों के मसल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरों के मसल्स ने फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। आप वॉकिंग में, रनिंग में, पुशिंग में, पुलिंग में, लिफ्टिंग में कौन सा फोर्स यूज करते हो? आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हो। आपने यहां देखा, बाल्टी को उठाने में आपने बाल्टी को हाथ से कांटेक्ट में लाए, तभी बाल्टी उठी। फुटबॉल के अंदर आपके पैर ने फुटबॉल का कांटेक्ट करा, इसलिए किक मार सके। साइकिल के अंदर आपके पैर ने जब पैडलिंग शुरू करी कांटेक्ट में आके, तभी जो है साइकिल चलने लगी। इसीलिए मस्कुलर फोर्स भी जो है कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। आपने देखा होगा एलिफेंट्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, बुलॉक्स, ये हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। खेतों में देखा होगा आपने,
बैल चलाते हैं हमारे किसान भाई। कई जगह पे आपने देखा होगा कि डोंकीज का इस्तेमाल होता है सामान ढोने के लिए। ये सभी एनिमल्स ये काम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कौन सा फोर्स अप्लाई किया इन्होंने? मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया। सो यू अंडरस्टूड दैट ऑल दीज एनिमल्स परफॉर्मिंग वेरियस टास्क लाइक कैरिंग लोड्स, प्लोइंग फील्ड्स, पुलिंग कार्ट्स use their muscular force. What do they use? They use their muscular force. चलिए दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। आप एक गेंद को लीजिए और ग्राउंड के ऊपर उसको रोल करने दीजिए। आप देखेंगे कि बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और एक जगह पे जाके रुक जाती है। ये बॉल अपने आप कैसे रुक गई? क्या इस बॉल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करा था? जी हाँ, इस पे एक फोर्स एक्ट किया था जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉल और ग्राउंड के बीच में एक कांटेक्ट होता है और इस कांटेक्ट में बॉल जो जब मूव कर रही है, रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, तो ये ग्राउंड जो है उसको फोर्स के साथ अपोज करता है। जो फोर्स ये ग्राउंड अप्लाई कर रहा है बॉल के ऊपर और बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में वो फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के ऊपर नहीं होने देता या रोकने की कोशिश करता है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स acting along two surfaces in contact with each other and opposes the motion of one object over the other is called the force of friction. फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा मोशन जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का उसको अपोज करता है। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आप गाड़ी चला रहे हो ग्राउंड के ऊपर, तो गाड़ी के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। आप महसूस नहीं कर सकते बट फ्रिक्शनल फोर्स होता जरूर है। इसी तरह जब आप ग्राउंड पे चल रहे हो तो ग्राउंड जो है आपके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। इसको भी हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितने भी एग्जाम्पल जहां दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में हो और एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चाहता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसे अपोज करता है, इस अपोजिंग फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। समझ आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन एट अ ग्लांस। Point number 1, the total force applied on the object is called the resultant force. Point number 2, when two forces or more forces act on the object in the same direction, what is the resultant force? The resultant force is calculated by adding the forces. It moves the object in the direction of the applied force. Point number 3, when two equal forces act on an object in the opposite direction, what is the resultant force? The resultant force becomes zero and the object does not move. Point number 4, when two unequal forces act in opposite directions on an object, how is the resultant force calculated? The resultant force is calculated by the difference between the two forces. And in which direction the body is going to move? It moves the object in the direction of the larger force. Point number 5. Force may be classified into two types. Which are the two types? Number 1,
contact forces. Number 2, non-contact forces. What are contact forces? Point number 6. Contact forces are forces which act only when objects are in physical contact with each other and brings about changes. What are the important contact forces you have studied? Point number 7. Some important contact forces are: number 1, muscular force; number 2, frictional force. What is muscular force? Point number 8. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. What is force of friction? Point number 9. The force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one object over the other is called the force of friction. What is it called? It is called the force of friction. तो आपने चैप्टर को रिवाइज भी कर दिया, तो चलिए यूनिट में दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िए और अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से यूनिट समझ आ गया होगा तो आप बहुत से अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। सो स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।